रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्प्रिंगल शोल्डर। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, स्प्रिंगल शोल्डर है क्या। तो बाय डेफिनेशन कंजेनिटल हाई स्कैपुला इज़ स्प्रिंगल शोल्डर। फर्दर इसकी डिवीज़न है, डिवीज़न यूनिलैटरल हो सकती है या बाइलैटरल। यूनिलैटरल ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू बाइलैटरल। स्प्रिंगल शोल्डर इज़ आल्सो कॉल्ड हाई स्कैपुला, इसको हम हाई स्कैपुला भी कहते हैं। स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी इज़ मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी ऑफ शोल्डर गिल्डर characterized by an abnormally raised scapula on one side or both sides। ये abnormally होता है congenital के एक साइड का scapula या फिर दोनों साइड के ही raised होंगे। The affected shoulder blade is abnormally connected to the spine which causes restriction of the shoulder movement। अब scapula high होने की वजह से scapula के abnormal connection बनेंगे cervical spine के साथ, जिसकी वजह से शोल्डर स्पाइन की मूवमेंट भी इसमें रिस्ट्रिक्ट होंगी और साथ ही सर्वाइकल स्पाइन की भी, क्योंकि दोनों के दरमियान एबनॉर्मल कनेक्शन बन रहा है। द मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला इज मार्क्ड बाय लिमिटेशन ड्यू टू फाइब्रस बैंड और बोनी बार एज द मसल्स ऑफ द स्कैपुला आर पुअरली डेवलप्ड। अब ये जो मूवमेंट में लिमिटेशंस आ रही है, रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, इसकी रीज़न है फाइब्रस बैंड जो कि बन जाता है स्कैपुला और स्पाइन के दरमियान। सेकंड चीज़ है बोनी बार जो बन जाती है, बोन डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। थर्ड, इसी रीजन के जो मसल्स हैं वो भी पुअरली डेवलप्ड होते हैं या फिर बिल्कुल एब्सेंट होंगे। तो ये तीन रीजंस हैं, फाइब्रस बैंड, बोनी एबनॉर्मल कनेक्शन या फिर पुअर मस्कुलर डेवलपमेंट, ये लीड करती हैं लिमिटेशंस ऑफ मूवमेंट को। साइन एंड सिम्टम्स, एसिमेट्री इन दी शोल्डर अलाइनमेंट, दोनों साइड में हमें एसिमेट्री मिलेगी, स्पेशली जब यूनिलैटरल स्प्रिंगल शोल्डर होगा। एक साइड का हमें एलिवेटेड मिलेगा और सेकंड साइड हमें नॉर्मल मिलेगी। एन एलिवेटेड शोल्डर ब्लेड मे काज लंप इन द बेस ऑफ द नेक, इसी एलिवेशन ऑफ शोल्डर की वजह से हमें नेक की बेस पे लंप मिलेगा, एक मैस मिलेगा। अंडर डेवलप्ड मसल्स इन दी सराउंडिंग एरिया, मूवमेंट ही नहीं हो रही, रिस्ट्रिक्शंस है तो मसल्स उस एरिया के अंडर डेवलप्ड होंगे। रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर एंड आर्म ऑन दी इफेक्टेड साइड, और साथ ही हमें मसल्स अंडर डेवलप्ड या एब्सेंस होने की वजह से मूवमेंट्स एबनॉर्मल मिलेगी। वैसे भी ऊपर हमने डिस्कस किया है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट या तो फाइब्रस बैंड की वजह से होती है, एबनॉर्मल बोनी कनेक्शन की वजह से भी हो सकती है, या थर्ड रीज़न क्या थी, मसल्स पुअरली डेवलप्ड होने की वजह से। लिमिटेशन ऑफ शोल्डर एबडक्शन एंड एलिवेशन, सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट इसमें रिस्ट्रिक्ट होती है वो शोल्डर की एबडक्शन है और शोल्डर की एलिवेशन है। और साथ ही ये तो शोल्डर की मूवमेंट्स हो गई, लिमिटेशन जिनमें आ रही है सर्वाइकल स्पाइन, इसकी भी लिमिटेशंस में हमें मूवमेंट मिलेगी। हमें पता है सर्वाइकल स्पाइन पे फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, रोटेशन होती है, साइड बेंडिंग होती है, तो ये सारी मूवमेंट्स ही इसमें डिस्टर्ब होंगी। नेक डिफॉर्मिटी लाइक माइल्ड टिल्टिंग टू सीवियर स्पाइन डिफॉर्मिटी, और साथ ही स्टेनोक्लीडोमास्टाइड मसल की शॉर्टनिंग या फिर उसकी एब्सेंस होने की वजह से टॉर्टिकोलिस मिलेगा, जिसे हम रॉय नेक भी कहते हैं। काजेज हैं स्प्रिंगल शोल्डर की, स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी इज डेवलपमेंटल कंडीशन कास्ट ड्यू टू, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये कॉन्जेनिटल कंडीशन है। अब इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों बनती है। डिसऑर्डर ड्यूरिंग द अर्ली फीटल डेवलपमेंट, कोई ना कोई डिसऑर्डर हुआ है फीटल डेवलपमेंट के दौरान जिसने लीड किया है स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी को। सेकंड है कोई जेनेटिक डिफेक्ट है अंडरलाइंग, या थर्ड है स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी में बी एसोसिएटेड विद क्लिपल फ्लेयर सिंड्रोम, जो कि हमारे पास XXY के साथ कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसमें एक XX क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा होता है। वैसे सिंगल नॉर्मल क्या होता है, XY होता है मेल्स में, लेकिन इनमें XXY होगा। या फिर क्लेविकुलर एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ भी ये लिंक करती है, रिप एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, या फिर लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी जिसमें दोनों साइड की लिम्स जो हैं वो लेंथ में चेंज होंगी। स्कोलियोसिस है, बाइफिडा है, हेमीवर्टिब्री है, अंडर डेवलप्ड या हाइपोप्लेजिया ऑफ नेक एंड शोल्डर मसल्स, ये सारी चीज़ें एसोसिएट करती हैं स्प्रिंगल शोल्डर या फिर स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी के साथ। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें तो फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ द स्कैपुला फ्रॉम इट्स एम्ब्रियोनिक पोजीशन इन द नेक, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में अगर हम देखें जैसे स्कैपुला डेवलप होता है तो शुरू में इसकी पोजीशन थोड़ी सी रेज्ड होती है, स्पाइनल जो सर्वाइकल स्पाइन है उसके पास ही होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिसेंड कर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो जो स्कैपुला है वो उसी पोजीशन पे रहेगा, उसकी वो पोजीशन जो है वो नॉर्मली डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा। नॉर्मली कंप्लीटेड इन द थर्ड मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ। पैथोफिजियोलॉजी, springal deformity often affect the surrounding structure which require a normal scapula for the development.
The elevated scapula is the most common sign, but the weakness of the surrounding musculature is also seen and a rest in the development of the bone, cartilage and muscle. अब ये सिर्फ बोनी डिफॉर्मिटी नहीं है, बल्कि जितने भी सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स होंगे वो भी उनकी भी ग्रोथ अरेस्ट होगी, वो भी हमें अंडर डेवलप्ड मिलेंगे। द ट्रिपीजियस, रोम्बाइड्स, लिवेटर्स, कैपोली, पेक्ट मेजर, लेटिसमस टॉर्साई, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मे बी एब्सेंट आर पुअरली डेवलप्ड। तो ये मेजर मसल हैं जो कि एब्सेंट हो सकते हैं या फिर पुअरली डेवलप्ड होंगे। वीकनेस ऑफ द सेरेटस इंटीरियर में लीड टू द विंकिंग ऑफ स्कैपुला। डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के लिए एक्सरे शो बोनी एंड कार्टिलेज डिफॉर्मिटी आर द एबनॉर्मेलिटी। सीटी पे हमें क्या मिलेगा? आर यूज टू आइडेंटिफाई एसोसिएटेड एबनॉर्मेलिटीज लाइक स्कोलियोसिस, सर्वाइकल एंड स्कैपुलर एबनॉर्मेलिटीज। MRI help to identify any bony, cartilaginous or muscular weakness and defect. Conservative treatment for the springal shoulder, इसको हम कंजर्वेटिव वे से कैसे ट्रीट करते हैं? इन नॉन सर्जिकल केसेस एनकरेज द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स सच एज स्विमिंग टू मेंटेन ROM। मॉडरेट टू सीवियर केसेस में रिक्वायर सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी में क्या है हमारे पास? देयर आर सेवरल सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू ट्रीट स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी। अब आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें हम क्या प्रोटोकॉल देंगे पेशेंट को? आफ्टर द सर्जरी द पेशेंट शोल्डर immobilized to help the healing process and prevent possible discomfort। शुरू में सर्जरी के फ़ौरन बाद क्या होता है? हमारे पास रेस्ट ड्यूरेशन होता है ताकि शोल्डर इमोबिलाइज्ड ना हो और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सके। फिजियोथेरेपी एम एट इम्प्रूविंग डिफॉर्मिटी टू फैसिलिटेट इफेक्टिव एफर्टलेस मोशन ऑफ द शोल्डर। मेन रीज़न हमारा यही होता है फिजियोथेरेपी का कि इसकी वजह से कोई डिफॉर्मिटी ना हो और एफर्टलेस मोशन, रेंज ऑफ मोशन जो है शोल्डर की और सर्वाइकल स्पाइन की वो हमें मिल सके। जो मोडेलिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं इस केस में, सबसे पहले तो टेंस है। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन प्रोवाइड पेन रिलीफ विच मे कास्ट आफ्टर परफॉर्मिंग द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो इसमें सबसे पहले वही टेंस, नाम से पता चल रहा है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इफेक्टिव टेकिंग द एडहेजन्स। थर्मोथेरेपी है, कोई ना कोई जो हीट मोडेलिटी हम देते हैं, इज़ यूज्ड फॉर रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज प्रोग्राम। मोबिलाइजेशन है, डिफरेंट फिजियोथेरेपी कंसिस्टिंग ऑफ पैसिव एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस beginning after 6 weeks. Gradual relaxed passive mobilization of the shoulder and scapula are done to improve the range of motion and flexibility of the शोल्डर, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें जो एबडक्शन है और एलिवेशन है शोल्डर की वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी, तो हम उन्हीं को ही फोकस करेंगे। अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ द स्कैपुला एंड शोल्डर इंक्लूडिंग मूवमेंट ऑफ द एबडक्शन एंड एलिवेशन। Strengthening exercises and strengthening exercises of all groups of muscles strengthen the weak muscles. Strengthening of the shoulder girdle muscles by isometric, isotonic exercises like shoulder shrug, shoulder rotation, push-ups, arm support, foam up and bridging। वैसे भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में जो हम प्रोग्रेशन करते हैं, सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक्स कराते हैं। आइसोमेट्रिक्स में हमारी टोन जो है वो चेंज होती है, लेकिन मीट्रिक हम कहते हैं लेंथ को, तो आइसो मीन सेम। तो इसमें हमारे मसल की लेंथ चेंज नहीं होगी लेकिन टोन चेंज होगी। सेकंड जो हमारी प्रोग्रेशन होती है, नेक्स्ट स्टेप, वो है आइसोटोनिक। इसमें लेंथ तो चेंज होगी लेकिन टोन मसल की सेम रहेगी। और थर्ड स्टेप होता है हमारा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज फॉर द अपर ट्रेपेजियस मसल। द चाइल्ड सिट इन द चेयर, प्लेस हर right hand below her buttocks. The therapist holds the child's scapula by grasping the acromion and lateral border of the scapula. The child then performs neck flexion and neck rotation towards the left side. Then the child places her left hand below her buttocks. The therapist holds the child's scapula by grasping the acromion and lateral border of the scapula. The child then performs neck flexion, neck rotation towards the right side. The child maintains the neck in this position for 10 seconds during the stretching. तो ये हमारे पास पोजीशन हो गई अपर ट्रिपेजियस की, जिस साइड की भी उसने स्ट्रेचिंग करनी है ट्रिपेजियस की, तो उसी साइड का जो हैंड है वो बटक के नीचे प्लेस करेगा चाइल्ड, और पेशेंट जो है उसके स्कैपुला को स्टेबलाइज करेगा। पेशेंट जो है वो साइड बेंडिंग करेगा और रोटेशन करेगा। इसी तरह वन बाय वन राइट और लेफ्ट हमने ये पोजीशन करवानी है स्ट्रेचिंग, लेकिन स्ट्रेचिंग तभी इफेक्टिव होगी जब हम 10 to 20 सेकेंड तक होल्ड करेंगे उस पोजीशन को। सेकेंड स्ट्रेचिंग है हमारे पास लिवेटर स्कैपुली की। चाइल्ड लाई इन प्रोन पोजीशन विद हर हेड रोटेटेड टू द अपोजिट राइट साइड। द चाइल्ड देन होल्ड्स हर हेड एंड
pull it in the flexion with her left hand and abducted her right shoulder as much as possible without elevating the scapula. The therapist restrict the scapular elevation by grasping the scapula. ये पोजीशन हो गई हमारे पास लेवेटर स्कैपुला की। थर्ड है हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्रॉस बॉडी स्ट्रेचिंग। द चाइल्ड इन स्पाइन पोजीशन, द थेरेपिस्ट ग्रैस्प द child acromion and lateral border of the scapula. The child then flexes her right shoulder with elbow to the 90 degree. The shoulder uses the left hand to hold the right elbow and then pulls her elbow from right side to the left side as far as possible. इसमें उसने सिंपली शोल्डर को स्टेबलाइज करते हुए थेरापिस्ट जो है उसके शोल्डर को स्टेबलाइज करेगा और पेशेंट पेशेंट खुद जो है वो अपनी एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स करेगा। 90 डिग्री फ्लेक्स करते हुए वो एक क्रॉस द चेस्ट जो है अपनी आर्म को मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट। डिपेंड करता है कि किस आर्म पे आप मूवमेंट करा रही हैं। प्रोट्रैक्शन एक्सरसाइज है स्कैपुला की। द चाइल्ड लाई इन स्पाइन पोजीशन व्हेन हर राइट शोल्डर इन द 90 डिग्री फ्लेक्शन एंड हर एल्बो फुली एक्सटेंडेड। The child then extends her right elbow with the maximal force in the forward direction. The therapist grasps the child's scapula by holding the acromion to prevent the scapular elevation and trunk rotation. लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास posterior tilt exercise for the scapula. The child is lying in a prone position with the shoulder abducted to 130 to 145 degree, humerus overhead and forearm in neutral position. The child then places the left hand under her forehead and lies slightly on the forehead with dorsum of her hand. While she lifts her right arm with her elbow extended, the therapist restricts scapular elevation by grasping the superior angle of the scapula. ये कुछ एक्सरसाइजेस हो गई जिसमें हमने पढ़ा है कि प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस सबसे पहले तो हमने मोडेलिटीज़ लगानी है, उसके पेन को कम करना है, अल्ट्रासाउंड लगाएंगे एडिशंस ब्रेक करने के लिए, थर्मोथेरेपी देंगे, कोई हीट मोडेलिटी देंगे, मसल के रिलैक्सेशन के लिए मोबिलाइजेशन देंगे ताकि हमें मूवमेंट्स जो रिस्ट्रिक्ट हैं जो लिमिटेड हैं वो थोड़ी इम्प्रूव मिल सके। नेक्स्ट हमारा फोकस होता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में हमने प्रोग्रेशन करनी थी आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और फिर रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस। फिर हमने स्पेसिफिकली कुछ मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं जैसे अपर ट्रापेजियस की स्ट्रेचिंग है। फिर हमने देखी है हमारे पास थी लेवेटर स्कैपुला की स्ट्रेचिंग, क्रॉस बॉडी स्ट्रेच, प्रोट्रैक्शन एक्सरसाइज ऑफ स्कैपुला एंड पोस्टीरियर टिल्ट एक्सरसाइज फॉर दी स्कैपुला। ये मेजर एक्सरसाइजेज हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं जब हम सर्जिकली स्प्रिंगल शोल्डर को ट्रीट कर लेते हैं। उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।